तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट को। वेटेज के बारे में बात कर ली, 8 मार्क का क्वेश्चन है सीबीएसई के लेवल पे। क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट? तो यहां पे दो तीन टर्म है, दैट इज कैश फ्लो एंड स्टेटमेंट। कैश फ्लो एंड स्टेटमेंट। कैश मतलब क्या होता है सर? कैश मतलब कैश, जो गांधी जी वाली फोटो वाली जो पेपर का टुकड़ा होता है, दैट इज कैश। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो इश्यू करती है करेंसी नोट, वो कैश। तो कैश मतलब हो गया कैश इन हैंड, कैश इन हैंड। इसके साथ साथ में जो पैसे आपने अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करके रखे हैं। सर बैंक अकाउंट में कैसे डिपॉजिट किए थे हमने? एफडी वाला भी कंसीडर करूं क्या? नहीं, एफडी वाला नहीं बोल रहा मैं, सिर्फ बात कर रहा हूं डिमांड डिपॉजिट की। डिमांड डिपॉजिट की जो आपका बैंक में पड़ा है, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, वो वाला पैसा भी आपका कैश में ही कंसीडर होगा, कैश में ही कंसीडर होगा। तो कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, ये दोनों चीजें कैश में काउंट होती है। सर फ्लो मतलब क्या होता है? फ्लो मतलब क्या होता है? फ्लो मतलब हुआ, दो टाइप के फ्लो होते हैं। एक, जैसे आप किसी गेस्ट, मतलब कोई गेस्ट आया आपके घर पे, ऐसा समझिए आपके घर में गेस्ट आया, बुआ जी आई या आंटी जी आई, अंकल जी आए, वॉट एवर द पर्सन, वो आए और जाते जाते आपको पैसे देके गए, 500 का नोट दिया आपको, तो आपके पास में पैसे आए, दैट इज इनफ्लो, दैट इज इनफ्लो। और आप बाहर गए अपने फ्रेंड्स के साथ में पार्टी करने के लिए, एंड ट्रीट आपकी तरफ से थी, तो वो जो पैसे आपने उस रेस्टोरेंट के ओनर को दिए, दैट इज कॉल्ड आउटफ्लो। ये तो था अपने जनरल लाइफ से रिलेटेड। इसी तरीके से बिजनेस के अंदर, बिजनेस के अंदर बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो कैश में होंगे, मतलब इंक्लूडिंग बैंक, मतलब जो चेक से भी पेमेंट करते हो ना, तो वो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट का ही पार्ट होता है। ऑलरेडी कवर कर चुका कि डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, तो वो भी इसके अंदर ही कवर होता है। मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन होगा जो कैश में होता है या बैंक के या चेक के थ्रू होता है, वो आपका या तो इनफ्लो होगा या फिर आउटफ्लो होगा। सिंपल भाषा में बात करूं तो क्या होगा? इनफ्लो मतलब पैसे आ रहे हैं, आउटफ्लो मतलब पैसे जा रहे हैं। अगर पैसे आ रहे हैं तो वो आपका कैश का बैलेंस बढ़ाता है, और आउटफ्लो होता है तो वो आपके पैसे को कम करता है, आपके कैश के बैलेंस को कम करता है। स्टेटमेंट मतलब क्या है? स्टेटमेंट मतलब एक फॉर्मेट। स्टेटमेंट मतलब एक फॉर्मेट, एक लिखने का तरीका, एक प्रेजेंटेशन का तरीका, उसको अपने स्टेटमेंट बोल देंगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक क्या है? एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर आप क्या बताओगे? इस स्टेटमेंट में क्या बताओगे? कैश के फ्लो के बारे में बताओगे, कैश के फ्लो के बारे में बताओगे। ठीक है, मैं कुछ कुछ यहां पे आपको मैं पॉइंट्स लिख के देता हूं, आपको आइडेंटिफाई करना है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कैश इनफ्लो है कि आउटफ्लो है। आप मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे, मैं कुछ ट्रांजेक्शन यहां पे लिखता हूं, आपको आंसर देना है चैट बॉक्स के अंदर कि वो इनफ्लो है कि आउटफ्लो है। और चैट बॉक्स रेडी रखें, जल्दी जल्दी रिप्लाई देते रहें सब लोग कि वो इनफ्लो है या फिर आउटफ्लो है। और खुद के बिजनेस के बारे में सोचना है कि अगर आप ये ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आपको क्या होगा, इनफ्लो होगा कि आउटफ्लो होगा। फटाफट रिप्लाई दें ताकि और इंटरेस्टिंग बना सके इस चीज को।
मतलब चैट बॉक्स ऐसा होना चाहिए, अगर मैंने 8 ट्रांजेक्शन्स लिखे हैं और अगर 10 स्टूडेंट्स हैं तो 10 इंटू 8 दैट इज 80 मैसेजेस मुझे दिखने चाहिए अभी, लेकिन आउट ऑफ 80 सिर्फ 15 आपको दिख रहे हैं, 16 हुआ। चलिए, मुझे 100% आपका रिस्पॉन्स चाहिए, उसके बिना मजा नहीं आने वाला है। कुछ 15 ट्रांजेक्शन्स मैंने लिखे हैं, वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं क्या है। होपफुली आपने बहुत अच्छे रिप्लाई दिए हैं मुझे, और वन बाय वन हम देख लेते हैं कि इसके अंदर किस तरीके से ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। 46 मैसेजेस मुझे मिले हैं, वेरी गुड, और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे आपके ये रिप्लाई देख के, एंड आपने बहुत अच्छे से लिखा होगा। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही काफी लोगों ने रिप्लाई दिया और एक एक साथ साथ में रिप्लाई दिया है। चलिए, वन बाय वन डिस्कस करते हैं, देखिए और समझिए कि ट्रांजैक्शंस में क्या हो रहा है। कैश सेल्स, अगर आपने कैश में गुड्स बेचे हैं तो आपको पैसे मिलेंगे, दैट इज योर इनफ्लो। अगर आपने कैश में गुड्स परचेज किए हैं तो आपने पेमेंट किया होगा, दैट इज योर आउटफ्लो। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटा, दैट इज योर इनफ्लो, पैसे मिल रहे हैं। कैश पेड टू द क्रेडिटर, दैट इज योर आउटफ्लो। एक्सपेंसेस पेड, दैट इज अगेन योर आउटफ्लो। इंटरेस्ट रिसीव्ड, दैट इज पैसे मिल रहे हैं, दैट इज योर इनफ्लो। एसेट परचेज की है, एसेट अगर आपने परचेज की है तो पैसे दिए होंगे तो वो आउटफ्लो होगा। एसेट आपने सेल की है तो आपको पैसे मिले होंगे तो वो आपकी इनफ्लो होगी। डिविडेंड पेड, तो जो आपके शेयर होल्डर है उनको आपने डिविडेंड दिया, दैट इज योर आउटफ्लो, दैट इज योर आउटफ्लो। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड, अगेन आउटफ्लो। इनकम टैक्स पेड, अगेन आउटफ्लो। इक्विटी शेयर इश्यूड, अगर आपने इक्विटी शेयर इश्यू किए हैं तो आपको पैसे मिले होंगे, दैट इज योर इनफ्लो, दैट इज योर इनफ्लो। एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर मतलब रीपेमेंट किया है डिबेंचर होल्डर को। अगर आपने डिबेंचर होल्डर को रिडीम किया है तो उनको रीपेमेंट किया होगा, दैट इज योर आउटफ्लो। बायबैक ऑफ शेयर्स, बायबैक ऑफ शेयर्स मतलब क्या होता है, खुद की कंपनी के शेयर्स को खुद ही परचेज कर लेना। परचेज ऑफ ऑन शेयर, अगर कंपनी ऐसा करती है तो जो शेयर होल्डर हैं उनको कंपनी पैसे देगी, दैट इज योर आउटफ्लो। एंड लोन टेकन फ्रॉम बैंक, अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो आपको पैसे मिल रहे होंगे, दैट इज योर इनफ्लो, दैट इज योर इनफ्लो। ये इनफ्लो एंड आउटफ्लो। तो इन फ्लोज की वजह से एक स्टेटमेंट बनता है, दैट इज कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट, दैट इज कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। सर क्यों बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, वाई इट इज नेसेसरी, क्यों जरूरी है। तो जो भी कंपनी है, जो भी कंपनी है
कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, सबको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है कंपनी। और इस चैप्टर से पहले हम पढ़ चुके हैं वॉल्यूम 3 के अंदर, या जो भी जिस भी मतलब आप स्टैंडर्ड में हैं या जो भी बोर्ड में हैं, तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि किस तरीके से स्टेटमेंट बनते हैं कंपनीज के। तो कंपनी के स्टेटमेंट में आता है एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नंबर 2, बैलेंस शीट। एंड कुछ कंपनीज पे रिक्वायरमेंट आती है कि उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाना जरूरी है, स्टेटमेंट भी बनाना जरूरी है। जनरली वो लिस्टेड कंपनीज होती है। अगर आप किसी भी कंपनी के प्रोजेक्ट रिपोर्ट को या फिर किसी भी कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स को उठा के देखो, तो उसके अंदर आपको डेफिनेटली कैश फ्लो स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। इन सीबीएसई बोर्ड आपको जो अकाउंट्स का प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसके अंदर भी आपको ऑप्शंस दिया जाता है कि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएं। और अगर आपने किसी भी कंपनी से फॉर एग्जांपल आपने विप्रो कंपनी को उठाया, विप्रो कंपनी का आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो विप्रो कंपनी की अगर एनुअल रिपोर्ट देखोगे तो वहां पे आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। दैट इज कंपल्सरी, दैट्स व्हाई कंपनीज आर प्रिपेयरिंग एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो। तो वो किसके अकॉर्डिंग बनता है? तो इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, दैट इज कॉल्ड AS3। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है वो, उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर बहुत सारी गाइडलाइंस लिखी हुई है, उसके अंदर आपको सिस्टम बताया गया कि किस तरीके से आपको बनाना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन देता है? दैट इज ICAI, हमारा माई बाप, दैट इज ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके अंदर पूरा सिस्टम बताया गया है कि किस तरीके से आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो मेजर फोकस आज का जो है वो आपका सिर्फ इसी चीज पे, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट पे है। तो आपको बहुत सारे तरीके बताए गए हैं, आपको बहुत सारे तरीके बताए गए हैं स्टेटमेंट बनाने के लिए, बट अपने सिलेबस में रेस्ट्रिक्शंस हैं और उस रेस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखते हुए ही हम आगे बढ़ेंगे। सो अगर मैं सिंपली इस चीज को अगर एक्सप्लेन करूं तो क्या बोलूंगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट is a statement, cash flow statement is a statement that shows flow of cash, that shows flow of cash, flow, इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों चीजें वहां पे कवर हो जाती है, दोनों चीजें वहां पे कवर हो जाती है। कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो जिस स्टेटमेंट में शो करेंगे, दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर मैं थोड़ा सा इन डेप्थ जाऊं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को थोड़ा सा और पढ़ें, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से आप, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं? आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। एंड अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो वहां पे आपको दो मेथड्स दिए गए हैं। कि कहां पे दिए हैं भैया? AS3 में आपको मेथड्स दिए हैं, वहां पे बताया है कि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हैं। दो तरीके हैं, देखो कहीं पे भी जाते हो ना तो दो रास्ते होते हैं जाने के, एक सीधा रास्ता दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट, और एक होता है उल्टा सीधा घूम घूम के, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के भी दो तरीके हैं, एक डायरेक्ट मेथड और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। अब देखो सीबीएसई या फिर जो आईसीएसई बोर्ड हैं उनको सीधा रास्ता पसंद नहीं आया, तो उन्होंने क्या बोल दिया कि जो डायरेक्ट मेथड है वो आपके सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस, नॉट इन सिलेबस। ये इस साल की बात नहीं है, ये हर साल की बात है। क्यों? बच्चों से मेहनत करवानी है, बच्चों को थोड़ा एडवांस सिखाना है, तो उन्होंने बोला ये वाली चीज आप सीखो। सीधा सीधा तो कोई भी चला जाएगा, आप घूम के जाओ,
घूम के जाओगे तो घूमना भी हो जाएगा और नए नए रास्ते आपको देखने को मिलेंगे। तो इनडायरेक्ट मेथड इज इन योर सिलेबस, इनडायरेक्ट मेथड इज इन योर सिलेबस। तो और डिटेलिंग करते हैं। सर कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने इतना बता दिया, हमको फॉर्मेट तो बता दो किस तरीके से बनता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए ये रहा आपका फॉर्मेट, ये रहा आपका फॉर्मेट। सर ऐसे ही रेक्टेंगल ही बनाना है क्या? नहीं, बनाते हैं रेक्टेंगल के साथ में इसको थोड़ा सा डेकोरेट भी कर देते हैं ताकि अच्छा लगे थोड़ा सा देखने में। चलिए ये आपका है पर्टिकुलर और ये है आपका अमाउंट। अब जैसे जिसका बिजनेस वैसे वो फिगर्स करोड़ों में लिख सकता है। अब बात क्या आती है, ऊपर क्या लगाओगे? हेडिंग लगाना है कि ये क्या बना रहे हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट सर हम बना रहे हैं, तो लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कौन से ईयर के लिए बना रहे हो, किस ईयर के लिए बना रहे हो, वो भी आपको मेंशन करना रहता है, वो भी आपको मेंशन करना रहता है। अगर क्वेश्चन में डेट वगैरह देके रखी है तो आप जरूर लिखेंगे वहां पे जरूर लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी आपका ईयर एंड है। अगर आप कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं तो 31 दिसंबर 2000 समथिंग, एंड अगर आप फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं तो 31 मार्च 2000 समथिंग। तो ये आपका इस तरीके से फॉर्मेटिंग होगा। आपको करना क्या है सर, यहाँ पे पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर्स में आपके पूरे बिजनेस को उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 3 पार्ट में मतलब जितनी भी एक्टिविटीज होती है बिजनेस के अंदर उनको मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 1 दैट इज कैश फ्लो कहां से होगा? कैश फ्लो मेन मेरा जो बिजनेस है वहां से होगा। मेन मेरा बिजनेस जो है वहां से होगा। जो मेरा मेजर ऑपरेशन कहां से होता है, मेजर ऑपरेशन कहां से होता है, मेजर मेरे पास में इनकम कहां से आती है, वो ये चीज होगी। दैट इज सेल परचेज यहां पे कंसीडर करते हैं। दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो जो मेजर आपकी इनकम आती है, जिस चीज के लिए आपने बिजनेस किया है, वो यहां पे लिखना है। नंबर 2, आपको और कहां से इनकम मिलेगी? आपको और कहां से इनकम मिलेगी? तो इनकम मिल सकती है सर, हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है, हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया तो वहां से इनकम आ सकती है। दैट इज नॉट योर बिजनेस। तो सेकेंड कैटेगरी आती है दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। And third one that is cash flow from financing activity, जहां से आपको फाइनेंस मिलेगा, जहां से आपको फाइनेंस मिलेगा। सपोज लोन ले रहे हो या इक्विटी शेयर इश्यू कर रहे हो, प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर रहे हो, डिबेंचर्स आपने इश्यू किए या उनका रीपेमेंट कर रहे हो, बाईबैक कर रहे हो, रिडम्पशन कर रहे हो, तो वो सारी चीजें आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या चीज आती है? आपने अपना पैसा जो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आया वो कहां पे लगा के रखा है? सर हमने एसेट परचेज करके रखी है, दैट इज अगेन योर इन्वेस्टमेंट। आपने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स परचेज करके रखे हैं, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट। आपने इंटेंजिबल एसेट्स में इन्वेस्ट करके रखा, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट। आपने किसी को लोन देके रखा है, वो भी आपका इन्वेस्टमेंट है। एंड जो बाकी बचा कुचा हुआ दैट इज जो आपका मेन ऑपरेशन ऑफ बिजनेस है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। इन डिटेल अपने पढ़ेंगे तो और ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये 3 एक्टिविटीज आपके बिजनेस में होगी और इनसे आपको कुछ पता चलेगा, इनसे कुछ आपको पता चलेगा इनकी टोटल। सर क्या सारे फिगर पॉजिटिव होंगे? डेफिनेटली
आंसर इज नो। जरूरी नहीं है कि सारे फिगर पॉजिटिव हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी एक्टिविटी से आपको पैसे मिले, इनफ्लो ही होगा, नहीं, किसी से आउटफ्लो हो सकता है, किसी से इनफ्लो हो सकता है, कोई फिगर नेगेटिव हो सकता है, कोई पॉजिटिव हो सकता है। तो अल्टीमेटली मेरा बोलना यह है कि आपको जो भी कैश इनफ्लो होता है या फिर कैश आउटफ्लो होता है, तो उसको मतलब ये जो भी एक्टिविटी है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, इसकी जो भी टोटल आएगी इसको हम बोलेंगे नेट कैश फ्लो। नेट मतलब तीनों की टोटल माइनस प्लस सब एडजस्ट करने के बाद में नेट फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटी। नेट फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटी मतलब अगर मैं इसको ए बोलूं, इसको बी बोलूं और इसको सी बोलूं, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की टोटल। या फिर इसकी जगह पे मैं दूसरा नाम भी लिख सकता हूं, इसकी जगह पे मैं दूसरा नाम भी लिख सकता हूं, और दूसरा नाम क्या हो सकता है, दैट इज नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश मतलब जो मैंने बताया, दैट इज कैश इन हैंड, एंड डिमांड डिपॉजिट इन बैंक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, एंड कैश इक्विवेलेंट। सर ये नया लेके आए तो इस टर्म को, इस वर्ड को भी एक्सप्लेन करेंगे। इसका नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज बोल दो, या फिर नेट इंक्रीज इन कैश और कैश इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। अब क्या करना है सर, इतना ही बनाना है? नहीं, एक चीज और करते हैं, एक चीज और करते हैं इसमें। ये तो आपका ड्यूरिंग द ईयर जो भी हुआ, ये तो आपको क्या पता चला, जो भी ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजेक्शन हुआ उसका पता चला कि इतने इनफ्लो हुए, इतने आउटफ्लो हुए, नेट अमाउंट इतना आया। तो आपके पास में ईयर के स्टार्टिंग में भी कुछ बैलेंस होगा ना, तो वो यहाँ पे लिखना है, वो यहाँ पे लिखना है, दैट इज, उसको अपने प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, और क्या लिखेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन बिगनिंग, इन बिगनिंग। मतलब स्टार्टिंग में कितना बैलेंस है, या फिर इसको अगर मैं सिंपल लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग बैलेंस कितना है उसका। तो अगर मैंने ओपनिंग वाला लिख दिया और ड्यूरिंग द ईयर जितने ट्रांजेक्शन हुए उसका मैंने लिख दिया, तो मेरे पास में जो फिगर आया, मेरे पास में जो फिगर आया लास्ट में, उससे मुझे क्या पता चलेगा, ये जो फिगर आया उससे मुझे क्या पता चलेगा, जो मेरा क्लोजिंग फिगर होगा वो, यानी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड, एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आर मेजरली क्लासिफाइड इनटू 5 पार्ट्स, अकॉर्डिंग टू मी 5 पार्ट्स। नंबर 1 ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नंबर 1 ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 5 पार्ट बता देता हूं आपको। नंबर 1 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नंबर 2 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नंबर 3 फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नंबर 4 ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, एंड नंबर 5 जो आपको फिगर पता चलेगा, दैट इज क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये 5 पार्ट होते हैं। अब क्या होगा, इन
तीन का टोटल आपको नेट वैल्यू पता चलेगी, एंड ओपनिंग अगर आप इस नेट में वैल्यू ऐड करते हो तो आपको लास्ट में जाके क्लोजिंग का फिगर पता चल जाएगा, आपको क्लोजिंग का फिगर पता चल जाएगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट एंड दिस इज द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब वन बाय वन इसकी डिस्कशंस करते हैं, वन बाय वन चीजों का मीनिंग देखते हैं, वर्ड्स का मीनिंग देखते हैं कि कौन सी चीजें कहां पे आएगी और कौन सी चीजें कहां पे नहीं आएगी, कौन सी चीजें कहां पे आएगी और कौन सी चीजें कहां पे नहीं आएगी। तो बेसिकली एक वर्ड आया था, थोड़ा सा टेक्निकल था, जहां पे मैंने आपको बोला था कि मैं उस वर्ड का मीनिंग आपको बताऊंगा, और वो वर्ड था आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है? कैश का मीनिंग तो सर हमने देख लिया, कैश इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है? तो कैश इक्विवेलेंट मतलब क्या हो गया? ऐसी इन्वेस्टमेंट, ऐसे इन्वेस्टमेंट जो शॉर्ट टर्म है, नंबर वन, नंबर वन शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म के बारे में बात ही नहीं करनी हमको, हमको शॉर्ट टर्म में बात करनी है, और जिसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हो कैश में, इजीली कन्वर्ट कर सकते हो कैश में। मतलब अपने इसको देखने जाए से फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट में मेरा अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है, शेयर मार्केट में मेरा अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ 1 लाख रुपए, तो मैं उसको इजीली कन्वर्ट कर सकता हूं कैश में, मैं मेरे शेयर्स को विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड सेल कर सकता हूं, आराम से सेल हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट, ऐसे इन्वेस्टमेंट जो सेल हो सकते हैं, दैट इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इसकी नंबर 2 कंडीशन आती है, दैट इज इजीली कन्वर्टेबल, जिसके लिए रेडी मार्केट है, जिसके लिए रेडी मार्केट मिल जाता है, दैट इज रेडीली कन्वर्टेबल या इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश, जिसको मैं कैश में आराम से कन्वर्ट कर सकता हूं, जिसकी वैल्यू जो है हमको पता है कि उसकी वैल्यू में चेंजेस आएंगे। शेयर मार्केट है भैया, आज 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए, कल हो सकता है कि 90,000 मिले, हो सकता है 1,10,000 मिले, उसकी वैल्यू जो है वो सिग्निफिकेंट, उसमें चेंजेस आते रहते हैं, उसकी चेंज इन वैल्यू वो बट ऑब्वियस है, इसके लिए आपको रिस्क लेनी पड़ेगी, आप इतना रिस्क ले सकते हैं। अब जिसकी शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी है, ठीक है, जिसकी शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी है, उसको अपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोलेंगे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अब सर शॉर्ट टर्म मतलब कितना? जनरली हम शॉर्ट टर्म में क्या कंसीडर करते हैं? जो विद इन ए ईयर होते हैं, ठीक है। लेकिन कैश इक्विवेलेंट के लिए, कैश इक्विवेलेंट के लिए आपको एक बेसिक चीज बताई कि डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ परचेज से विद इन 3 years, विद इन 3 months, विद इन 3 months अगर आपका मैच्योरिटी होगा, मतलब 3 महीने के अंदर अंदर मैच्योरिटी पीरियड होता है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, तो उसको अपने बोलेंगे शॉर्ट टर्म, ठीक है। अब सम टाइम आपके कॉन्सेप्ट के मतलब आपके सिलेबस को अगर मैं कंस्टेंट करूं और सिलेबस को ध्यान में रखूं, तो क्या बात होती है कि आपके बेसिकली एक चीज देके रखते हैं कि करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट आपके क्वेश्चन में क्या दिया होगा? दैट इज करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट को मार्केटेबल समझना है, करंट इन्वेस्टमेंट को क्या समझना है? मार्केटेबल। मार्केटेबल मतलब क्या हो गया? जिसके लिए आपके पास में रेडी मार्केट है, जिसको आप सेल कर सकते हो आराम से,
तो करंट इन्वेस्टमेंट आर दोज इन्वेस्टमेंट विच आर मार्केटेबल सिक्योरिटीज, और उसको अपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कंसीडर करेंगे। कब नहीं करना है? जब आपको स्पेशली मना किया है, स्पेशली मना किया है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। अगर करंट इन्वेस्टमेंट हमेशा मार्केटेबल समझने, मार्केटेबल सिक्योरिटी होगी, कोई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कंसीडर करना है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन की नहीं समझना है तो मत समझिए, अदरवाइज आपको समझना ही रहेगा, अदरवाइज आपको समझना ही रहेगा। मैं कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखता हूं, कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूं ताकि और हमको क्लैरिटी मिल जाए। किस चीज के एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के। नंबर 1, करंट इन्वेस्टमेंट, जैसा कि मैंने अभी बताया। नंबर 2, टी बिल, पढ़ा होगा बीएसटी में आपने, ट्रेजरी बिल, टी बिल। नंबर 3, सीपी, ये भी आपने पढ़ा होगा, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। सर प्रेफरेंस शेयर कैसे? प्रेफरेंस शेयर्स भी इसमें कंसीडर होंगे। एक कंडीशन है, सिर्फ एक कंडीशन है, विच इज रिडीमेबल विद इन 3 months। अगर कंपनी ने 3 महीने के अंदर अंदर ही उनको रिडम्पशन के लिए बोला है, ओनली इफ redeemable, only if redeemable within 3 months। 3 महीने का क्राइटेरिया बोला है। अगर ये सिक्योरिटीज आपकी 3 मंथ्स के अंदर कन्वर्टेबल होती है फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, तो इस चीज को कंसिडर करना है। तो सिंपली हमारे समझ में क्या आता है? हमारे समझ में यह आता है कि जो ओपनिंग बैलेंस है और जो क्लोजिंग बैलेंस है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, उसके अंदर क्या क्या चीजें कंसिडर होगी और क्या क्या चीजें कंसिडर नहीं होगी। तो नंबर 1, मैं इसकी हेडिंग लगा देता हूं यहां पे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसमें क्या क्या चीजें आएगी? तो फर्स्ट वन, कैश इन हैंड, जो अभी मेरे पॉकेट में है वो। नंबर 2, मेरा पैसा बैंक में डिपॉजिट किया हुआ है, मेरा पैसा बैंक में डिपॉजिट किया हुआ है, मेरे बैंक अकाउंट में बैलेंस पड़ा है, दैट इज कैश एट बैंक। नंबर 3, मेरे पास में कुछ चेक पड़े हैं, कुछ चेक पड़े हैं या फिर कुछ ड्राफ्ट पड़े हैं, डिमांड ड्राफ्ट, आपने सुना होगा नाम बीएसटी में, डिमांड ड्राफ्ट करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो भी आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा। या फिर कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, वो भी इसके अंदर आ जाएगा। बट ऑब्वियस एक ही कंडीशन है उसकी, वो क्या होना चाहिए? मार्केटेबल होना चाहिए। वो आपका क्या होना चाहिए? मार्केटेबल होना चाहिए। सबसे बड़ी कंडीशन आती है मार्केटेबल होना चाहिए। या फिर अगर आपने बैंक में शॉर्ट टर्म डिपॉजिट करके रखा है, सपोज मैंने 2 मंथ्स 3 मंथ्स के लिए एफडी कराई है, तो वो आपका शॉर्ट टर्म डिपॉजिट हो जाएगा, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट विद बैंक। तो वो भी इजीली कन्वर्टेबल है विद इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आती है।
तो ये आपका कैश मतलब कैश इन हैंड और डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, ठीक है। और इक्विवेलेंट में अपना क्या क्या आ जाएगा, शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, प्रेफरेंस शेयर्स जिसका रिडम्पशन आप 3 मंथ्स के अंदर अंदर करोगे, या फिर आपका करंट इन्वेस्टमेंट जो हो गया, ये सारी चीजें आपकी किसके अंदर आ जाएगी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, थोड़ा सा थेरेटिकल पार्ट है, थोड़ा सा थेरेटिकल पार्ट है बट कवर करना जरूरी है। पॉइंट आता है कि क्यों, वाई, हम क्यों बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के आपके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। तो सबसे पहला काम, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आता है कि आपके पास में पैसा कहां से आएगा, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ योर फाइनेंस, कहां से पैसा आएगा। तो वो चीज एक्सप्लेन कर देता है ये कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इतना आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से इतना आएगा और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से इतना आएगा। तो सोर्सेस क्या हैं वो आपको पता चल जाएगा। डिटरमाइन द सोर्सेस। नंबर 2, सर ये तो इनफ्लो की बात होगी, पैसा कहां से आएगा, दैट इज इनफ्लो। तो सर कैश फ्लो स्टेटमेंट आउटफ्लो भी तो बताता है। तो यस एग्जैक्टली कि इस पैसे का आप यूज कहां पे करोगे, दैट इज डिटरमाइन द एप्लीकेशन, डिटरमाइन द एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड, पैसा कहां पे यूज करोगे, दैट इज कॉल्ड आउटफ्लो, दैट इज कॉल्ड आउटफ्लो। एंड नंबर 3 दैट इज चेंजेस कितना हो रहा है, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस में क्या डिफरेंस आता है, दो बैलेंस शीट में कितना कैश आया कितना कैश गया, दैट इज नेट चेंजेस कितने हो रहे हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। दैट्स वाई नेट चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नेट चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव है। नंबर 1 सोर्स ऑफ फंड, दैट इज पैसा कहां से आएगा, दैट इज इनफ्लो। नंबर 2 एप्लीकेशन ऑफ फंड यानी आउटफ्लो, कहां पे आप पैसे को यूज करोगे, अप्लाई कहां पे करोगे। एंड नंबर 3 कि दो बैलेंस शीट के बीच में, आपके बीच दो बैलेंस शीट के बीच में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कितना चेंजेस आया, दैट इज नेट चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लास्ट ईयर आपके पास में 1 लाख रुपए थे, इस साल आपके पास में 2 लाख रुपए आ गए। तो जो 1 लाख रुपए आए हैं, जो नेट चेंजेस आया 1 लाख रुपए का, वो कहां कहां से आया है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना, इन्वेस्टिंग से कितना और फाइनेंसिंग से कितना, वो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट आता है क्या इंपोर्टेंट, ऑब्जेक्टिव तो पता चल गया, इसके लिए बनाते हैं। तो इंपोर्टेंस क्या है, इंपोर्टेंस मतलब क्या हो गया, सिग्निफिकेंस, क्या महत्व है इसका, क्या इंपॉर्टेंस है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का, या फिर यूज क्या आएगा। सर हमको यूज बता दो इसका, इतनी मेहनत तो करा रहे हो, आप यूज बता दो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का यूज कहां पे आएगा। तो जब भी कंपनी शॉर्ट टर्म प्लानिंग करती है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग करती है कि यहाँ पे आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, ये हमारे प्लान्स हैं, तो उसके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाएगा। तो जो भी सोर्सेज और एप्लीकेशंस ऑफ फंड की जो भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए आप प्लानिंग करोगे कि यहाँ पे पैसे की जरूरत है, यहाँ पे पैसा लगाना है और यहाँ पे पैसा आएगा, तो वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट एंड यूज वहां से आपको पता चले, मतलब इतना पैसा यहां से लाना है और इतना पैसा यहां पे अप्लाई करना है, दैट इज शॉर्ट टर्म प्लानिंग आपको पता चल जाएगी। नंबर 2 इसमें प्योर अपने कैश के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब सारी चीजें कैश के रिलेटेड है, ठीक है। तो आपकी जो लिक्विडिटी है, जो लिक्विडिटी है कि बिजनेस कितने जल्दी पैसे दे सकता है, एंड कंपनी की या फर्म की आपकी सोल्वेंसी कितनी है, आप कितने कैपेबल हो और कितना जल्दी पैसे दे सकते हो, दैट इज सोल्वेंसी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सोल्वेंसी। तो कितना जल्दी पैसा दे सकता हो, पैसा दोगे या नहीं दोगे,
पैसे दोगे या नहीं दोगे उसकी भी गारंटी हो जाती है। तो कैश फ्लो जितना अच्छा होता है उतना आप अपनी लाइबिलिटीज को टाइमली पेमेंट कर पाते हो। नेक्स्ट नंबर थ्री आता है, दैट इज कैश मैनेजमेंट कर पाते हो। प्लानिंग एंड मैनेजमेंट बोथ आर इंटर रिलेटेड वर्ड्स। तो कैश का मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से कर पाओगे। सपोज आपके पास में सरप्लस पैसा पड़ा है, इट मीन्स वो आपके लिए कॉस्ट जनरेट कर रहा है, कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट लग रहा है उस पर। तो उस पैसे को जितना जल्दी आप यूज कर सकते हो उतना जल्दी यूज करो। सपोज आपके पास में पैसे नहीं है और आपको किसी को पेमेंट करना है, आपका फाइनेंशियल कमिटमेंट आ रहा है इन फ्यूचर, इन शॉर्ट टर्म, तो आपको वो चीज भी प्रॉपर तरीके से मैनेज करने को मिल जाएगी। कैश मैनेजमेंट अच्छे तरीके से आप कर पाओगे। नंबर नेक्स्ट, दैट इज कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हो। कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हो। कंपैरेटिव स्टडी क्यों कर सकते हैं, क्यों करने की जरूरत है? जैसे से फॉर एग्जांपल आपने कुछ टारगेट सेट किया कि इस फाइनेंशियल ईयर में हम इतना सेल करेंगे, हम इतना प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो जितना भी आप टारगेट सेट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको पैसे की रिक्वायरमेंट आएगी। तो इसके लिए पैसे की रिक्वायरमेंट आएगी, कितना पैसा चाहिएगा, कहाँ पे आप यूज करोगे, कितने एक्सपेंसेस होंगे, कहाँ से आपकी रेवेन्यू आएगी, ये सब चीजों के लिए आप कैश का बजट बनाते हो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कैश बजट। और उसको कंपेयर करोगे किसके साथ में? एक्चुअल जो कैश फ्लो होता है, यानी कि आपने एक कैश बजट बनाया होगा, और आपके पास में एक सीएफएस है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इन दोनों को कंपेयर करके पता कर पाओगे कि एग्जैक्टली जो आपने सोचा था वैसा का वैसा हुआ या नहीं हुआ, कि उसमें डेविएशन आ रहे हैं। नेक्स्ट आता है कैश की पोजीशन पता चलेगी। अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो तो, कि आपके पास में कितने पैसे पड़े रहते हैं। तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो आपको बताएगा कि कैश का बैलेंस आपके पास में कितना रहता है, हायर है कि लोअर है। जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, क्लोजिंग जो बैलेंस आता है वो कितना है। ठीक है, तो कैश बैलेंस आपका लोअर है या हायर है, आपके प्रॉफिट्स कितने आते हैं, तो वो सारी चीजों को आप एनालिसिस कर पाओगे, सारी सिचुएशंस को एनालिसिस कर पाओगे। एंड नेक्स्ट वन आता है, आप मैनेजमेंट के डिसीजन का इवैल्यूएशन कर पाओगे। मैनेजमेंट का डिसीजन सही है या नहीं है, कंपनी का पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है, शेयर होल्डर का पैसा सिक्योर है या नहीं है, जो लेंडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, उनको भी कैश फ्लो की स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो मैनेजमेंट का डिसीजन कैसा है वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो सिक्योरिटी है या नहीं है इस कंपनी में, अगर हम इन्वेस्ट करें तो कहीं गलत कामों के लिए तो कैश का यूज नहीं हो रहा, कैश का। एंड लास्ट, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी यूजफुल पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 7। कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देना चाहती है तो पैसे की रिक्वायरमेंट आएगी। तो फंड कितना पड़ा है आपके पास में, तो डिविडेंड डिसीजन भी कैश पे डिपेंड करता है कि फाइनल डिविडेंड या इंटरिम डिविडेंड आप जो भी दोगे तो उसके लिए आपको सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ता है। तो जितना भी टोटल डिविडेंड होगा वो पूरा का पूरा पैसा वहां पे आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा सेपरेट बैंक अकाउंट में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के जो इंपॉर्टेंस है उनको एक बार वापस से रिकेप कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म प्लानिंग करोगे लिक्विडिटी एंड सोल्वेंसी के लिए। फिर थर्ड पॉइंट आता है कैश मैनेजमेंट कर पाओगे। नेक्स्ट वन दैट इज कंपैरेटिव स्टडी हो सकती है कैश बजट और कैश फ्लो स्टेटमेंट के बीच में। नेक्स्ट वन दैट इज कैश फ्लो की कैश पोजीशन आपको पता चल जाएगी, लोअर पोजीशन है कि हायर पोजीशन है। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट के डिसीजन कैसे हैं, गलत जगह पे तो अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर रहा। एंड लास्ट वन दैट इज डिविडेंड डिसीजन मतलब जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनको जो कंपनी डिविडेंड देगी, उनको जो रिटर्न देगी, इंटरिम डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड, जितना भी डिविडेंड होता है आपको सेपरेट एक बैंक अकाउंट पे ट्रांसफर करना होगा, डिपॉजिट करना होगा।
और वहां से शेयर होल्डर्स को पेमेंट होता है। तो अगर आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया हुआ है तो आपको पता होगा कि आपके पास में कितना कैश पड़ा है, जितना कैश होगा उसके अकॉर्डिंग आप डिविडेंड को डिक्लेयर करोगे। नेक्स्ट एक और पॉइंट आता है, दैट इज लिमिटेशन। तो कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो, भले आपका अकाउंट्स ही क्यों ना हो, आपका अकाउंट्स क्यों ना हो, ट्रायल बैलेंस क्यों ना हो, कोई भी चीज हो, तो अगर प्रॉफिट्स हैं, फायदे हैं, इंपॉर्टेंस हैं, ऑब्जेक्टिव है, तो उसके साथ में एक चीज तो और आएगी डेफिनेटली, दैट इज कॉल्ड लिमिटेशन। तो लिमिटेशंस नंबर 1, नाम खुद बता रहा है कि भैया मेरा नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो सिर्फ और सिर्फ मैं कैश के ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता हूं। तो इन्होंने क्या बोला कि जो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस हैं उनको तो आपने इग्नोर कर दिया। नॉन कैश ट्रांजैक्शंस जो हैं वो यहां पे नहीं दिखाते, जैसे डेप्रिसिएशन एग्जाम्पल लें तो डेप्रिसिएशन यहां पे नहीं दिखता, नंबर 1। नंबर 2 कि इससे आपका प्रॉफिट नहीं पता चल सकता, कैश फ्लो स्टेटमेंट से आपका प्रॉफिट नहीं पता चल सकता। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाते हो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, वो तो आपको बनाना ही पड़ेगा, उसके अलावा आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसका सब्सटीट्यूट नहीं है, नॉट ए substitute for income statement, not a substitute for income statement क्या बोल सकते हैं अपने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये सब्सटीट्यूट नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे इनकम स्टेटमेंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप अक्रूवल बेसिस पे काम करते हो। ठीक है, अक्रूवल बेसिस मतलब पेमेंट किया या नहीं किया, अमाउंट मिला या नहीं मिला, अब वहां पे रिकॉर्ड करते हो। प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस, वो सारी चीजें वहां पे रिकॉर्ड करते हो ताकि आपको एग्जैक्टली प्रॉफिट का पता चल सके, एग्जैक्टली इनकम का पता चल सके। बट कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो सिर्फ और सिर्फ आप कैश का ही ट्रांजैक्शन दिखाओगे। इट मींस कैश आपने अभी दिया है, पिछले साल का तो भी दिखाना है, अगले साल का भी दिया है तो भी दिखाना है। यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट तो एक ऐसी चीज होगी जिसके अंदर सारी चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेगी रिलेटेड विद कैश, भले वो करंट ईयर की हो या फिर नेक्स्ट ईयर की हो। एंड अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस का सब्सटीट्यूट नहीं है तो भैया ये आपका बैलेंस शीट का भी सब्सटीट्यूट नहीं है। बैलेंस शीट से आपको फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है, बैलेंस शीट से किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है। बट कैश फ्लो स्टेटमेंट से वो नहीं पता चलेगा, भले ही आपने कितना भी इंपॉर्टेंस में बोल दिया और लिक्विडिटी एंड सोल्वेंसी, लिक्विडिटी एंड सोल्वेंसी मैनेजमेंट के डिसीजन पता चलते हैं, कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हो, शॉर्ट टर्म प्लानिंग कर सकते हो, बट जो बैलेंस शीट है वो तो भैया बैलेंस शीट ही है, उसकी जगह कैश फ्लो स्टेटमेंट कभी भी नहीं ले सकता। नंबर 4 आता है, दैट इज इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपकी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट से आती है। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट किसके बेस पे बनेगा, किसके बेस पे बनेगा, दैट इज बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के बेस पे बनता है। ठीक है, वहां से कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी, उनके बेसिस पे आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। इट मींस अगर आपकी बैलेंस शीट हिस्टोरिकल इन द नेचर है, मतलब वहां पे कौन से फिगर होंगे, पुराने फिगर होंगे। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आपका कैसा है, हिस्टोरिकल इन नेचर है, मतलब पुराने डेटास भी यहाँ पे मिल जाते हैं। नेक्स्ट आता है, आपने बोला कि एक एंटरप्राइजेस की लिक्विडिटी आपको पता चल जाएगी कैश फ्लो स्टेटमेंट से, बट सिर्फ और सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट देने से किसी भी कंपनी की लिक्विडिटी आप पता नहीं कर पाते हो, क्योंकि लिक्विडिटी के लिए आपको 2 चीजें चाहिए, एक करंट लायबिलिटी, दूसरा करंट एसेट। याद आया, करंट रेशियो,
क्विक रेशियो, ठीक है। तो क्विक रेशियो, करंट रेशियो में करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज आप कंसीडर करते हो, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कंसीडर करते हो। तो जो डेटर है, जो बिल्स रिसीवेबल है, जो स्टॉक है, जो क्रेडिटर्स हैं, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, उनको तो आपने कंसीडर ही नहीं किया कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो लिक्विडिटी जो है वो आप असेस नहीं कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। असेसमेंट ऑफ लिक्विडिटी, तो वो प्रॉपर तरीके से पता नहीं चल पाएगा। एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट कितना सही होता है, भले ही आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इसको बनाया हो, भले ही आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बनाया हो, इनकम स्टेटमेंट से बनाया हो, भले ही आपने इसको बैलेंस शीट से बनाया हो, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट सही कितना है वो नहीं बोल सकते। दैट इज एक्यूरेसी ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। एक्यूरेसी ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हम नहीं बोल सकते कि ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये चीज हम नहीं बोल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया है। सर हमको पता है, सर हमको पता है, आपने बताया था हमको कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। अच्छा, तो बताएं कौन कौन सी 3 कैटेगरीज हैं जिसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट को हमने डिवाइड किया हुआ है। कैटेगरी नंबर 1, बोले चैट बॉक्स में फटाफट रिप्लाई दे मुझे। कैटेगरी नंबर 2 एंड कैटेगरी नंबर 3, कौन कौन सी 3 मेन एक्टिविटीज हैं जो आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट में आती है। फटाफट रिप्लाई दे मुझे चैट बॉक्स में। वन बाय वन लिखेंगे तो भी चलेगा। वेरी गुड पलक, पलक का आंसर आया है, दैट इज सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नंबर 2 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड नंबर 3 फाइनेंसिंग एक्टिविटी। वेरी गुड पलक, रोहन, स्वप्निल, राधिका, हर्षल, बहना रिप्लाई देना आज। चलिए, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। देखो जनरली क्या पैटर्न रहता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे तो इनको सीक्वेंस में ही लिखना है, नंबर 1, इनको सीक्वेंस में ही लिखना है, नंबर 1। बट जब सीखते हैं ना तो इसको सीखने के हिसाब से कैसे भी कर सकते हो। तो मैं बेसिकली सबसे पहले इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग समझाता हूं एंड फिर ऑपरेटिंग पे आते हैं। बिकॉज अगर आपको ऑपरेटिंग आ गया तो सब कुछ आ गया, ऑपरेटिंग आ गया तो सब कुछ आ गया। तो जो चीजें आपकी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग है वो छोटी चीजें हैं, यानी कि ऐसा समझ लो कि आपका 25% इन्वेस्टिंग है, 25% फाइनेंसिंग है एंड 50% आपका ऑपरेटिंग है। तो अगर इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग और जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो छोटी छोटी चीजें हैं जहां से आपको 6 मार्क में से कम 3 से 4 नंबर मिल जाएंगे, तो वो चीजें अगर कर लें और जो 50% का क्राइटेरिया है दैट इज ऑपरेटिंग वाला वो बाद में करें तो थोड़ा सा और इजी हो जाएगा क्वेश्चन। ये सारी चीजें अपने कल में डिस्कशन करेंगे, बट अभी थोड़ा बहुत देखते हैं कि ऑपरेटिंग में क्या आएगा। ऑपरेटिंग मतलब क्या हो गया कि जो मेन एक्टिविटी है, जो एंटरप्राइजेस की रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है, रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है, जो आप मेन बिजनेस क्या करते हो, मेन बिजनेस क्या है आपका, दैट इज प्रिंसिपल रेवेन्यू। यहां पे एक वर्ड आता है, यहां पे एक वर्ड आता है दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग, जनरेटिंग बोल दो, प्रोड्यूसिंग बोल दो, दोनों वर्ड चलते हैं। प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, ये सारी यहां पे आ जाएगी। इस मेन एक्टिविटी में
आपका इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग से जो पैसा आएगा वो कवर नहीं होगा। जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसमें प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी ही आती है, जो कि जनरली आपकी खुद के बिजनेस के ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होगा। अल्टीमेटली मैं ऐसा बोलूं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी ट्रांजैक्शंस आप दिखाते हो जो ऑपरेटिंग नेचर के हैं, जो मेन बिजनेस के हैं, वो सारी चीजें यहां पे आएगी। इन्वेस्टिंग में क्या आएगा? इन्वेस्टिंग में क्या आएगा? इन्वेस्टिंग में वो चीजें आती है, इन्वेस्टिंग में बेसिकली क्या चीज कवर होगी? दैट इज नॉन करंट एसेट बोल दो या फिर लॉन्ग टर्म एसेट बोल दो। लॉन्ग टर्म एसेट्स, इसके साथ साथ में अपने ऐसा भी बोल सकते हैं अदर इन्वेस्टमेंट। अगर कंपनी ने कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट किया है, खुद के प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, किसी में भी इन्वेस्टमेंट किया है, नॉन करंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वो हो गया। और अदर इन्वेस्टमेंट यानी कि किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इक्विटी शेयर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इनमें इन्वेस्ट किया है तो वो आपका अदर इन्वेस्टमेंट होगा। सर आपने तो इन्वेस्टमेंट को बोला था कि वो आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लेना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लेना है, तो यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट मार्क लगा के बोल सकते हैं अदर इन्वेस्टमेंट में हम क्या चीज कंसीडर नहीं करेंगे एक्सेप्ट कैश इक्विवेलेंट्स। एक्सेप्ट कैश इक्विवेलेंट्स, जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है वो ही लेने, करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट को कंसीडर नहीं करना है। ये हो गया इसका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट। एंड थर्ड वन आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब क्या हो गया कि ऐसी चीजें जहां से आपको फाइनेंस मिलेगा, ऐसी चीजें जहां से आपको फाइनेंस मिलेगा, यानी इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर्स जो आप इश्यू करते हो, किसी बैंक से लोन ले लिया, ठीक है, बोरोइंग कर लिया, वो सारी चीजें यहाँ पे आएगी। तो अल्टीमेटली फाइनेंसिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी हुई जो आपके चेंज करेगी किस चीज के अंदर? चेंज इन साइज एंड कंपोजिशन, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल। अगर आपने इक्विटी शेयर्स इश्यू किए हैं, अगर आपने इक्विटी शेयर इश्यू किए हैं तो इक्विटी शेयर की कैपिटल बढ़ी होगी, तो अल्टीमेटली पोजीशन चेंज हुई होगी, कंपोजिशन चेंज हुआ होगा। इक्विटी शेयर्स थे, प्रेफरेंस शेयर्स भी आपने इश्यू किए तो डेफिनेटली कैपिटल इंक्रीज हुई, शेयर होल्डर फंड की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। या फिर आपने क्या किया है? बोरो किया है पैसा, डिबेंचर्स इश्यू किए हैं, बॉन्ड्स इश्यू किए हैं, ठीक है, कहीं से लोन लिया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो बोरोइंग्स, तो पैसा लेना या देना वो दोनों चीजें आती है, ठीक है। तो ये होता है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो अल्टीमेटली कैश फ्लो स्टेटमेंट आर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज, दैट इज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग में प्रिंसिपल रेवेन्यू जहां से होगा, प्रिंसिपल रेवेन्यू जहां से जनरेट होगा, जो मेन इनकम जहां से आएगी वो होगा बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बट ऑब्वियस। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जहां पे आप एप्लीकेशंस ऑफ फंड करते हो, जहां पे आप पैसा इन्वेस्ट करोगे, दैट इज जो दो जगह पे कर सकते हो, नंबर वन लॉन्ग टर्म एसेट्स में, नंबर दो अदर इन्वेस्टमेंट में। अदर इन्वेस्टमेंट मतलब किसी और कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स ले लिए, वो सारी चीजें। फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब जहां से आपको पैसा मिलेगा, जहां से आपको पैसा मिलेगा, दैट इज साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल चेंज हो सकता है, लाइक आपने इक्विटी शेयर्स इश्यू किए, प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू किए तो, या फिर आपने कहीं से बोरो किया है पैसा, आपने बोरोइंग्स ली है, दैट इज लोन लिया है कहीं से, तो वो इसके अंदर कवर हो जाएगा। तो बोरोइंग्स में क्या क्या हो सकता है? डिबेंचर्स आपने इश्यू किए, आपने हो सकता है कहीं बॉन्ड्स इश्यू किए हैं, हो सकता है कि आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे कवर होगी। कल मिलते हैं वापस से सेम टाइम 6 बजे। बाय बाय, टेक केयर।